फिल्में तो बहुत हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डर और रोमांच से भरी एक ज़ॉम्बी मूवी की। आई एम ए हीरो। सिर्फ नाम सुनकर लग सकता है कि ये कोई हल्की-फुल्की फिल्म है, लेकिन असल में ये फिल्म ट्रेन टू बुसान से भी ज्यादा दमदार है। कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य किरदार यूमू से, जो 30 की उम्र पार कर चुका है, पर जिंदगी में अब तक कुछ खास हासिल नहीं कर पाया। उसका हमेशा से एक सपना रहा है, हीरो बनने का। वो हमेशा कल्पना करता है कि एक दिन वो पूरी दुनिया को बचाएगा। उसके पास एक सरकारी लाइसेंस वाला असली गन परमिट भी है, लेकिन अफसोस, सिर्फ लाइसेंस से कोई हीरो नहीं बन जाता। उसकी गर्लफ्रेंड उससे तंग आ चुकी है। हर दिन नूडल्स खाकर एक छोटे से अपार्टमेंट में जीते हुए उसने उम्मीद छोड़ दी है। आखिरकार एक रात दोनों में जबरदस्त झगड़ा होता है और गर्लफ्रेंड गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। लेकिन किसे पता था, यही झगड़ा उसकी जिंदगी बचा लेगा। अगली सुबह यूमू नाश्ता लेकर अपनी गलती मानने और गर्लफ्रेंड को मनाने निकलता है। रास्ते में एक पुल के नीचे से गुजरते हुए उसे एक घबराई हुई औरत मिलती है, जिसकी बांह पर गहरे दांतों के निशान हैं, जैसे किसी जानवर ने उसे बुरी तरह काटा हो। उसी वक्त आसमान में कई फाइटर जेट्स उड़ते दिखते हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन यूमू को अब तक कुछ समझ नहीं आता। वो अपने रेंट वाले घर पहुंचता है, दरवाजे से झांकता है। अंदर गर्लफ्रेंड योगा कर रही होती है, लेकिन अगले ही पल वो दरवाजा खोलकर यूमू को अंदर खींच लेती है। उसकी ताकत अजीब तरह से बढ़ी हुई है, आंखें लाल हैं और चेहरे पर पागलपन झलक रहा है। यूमू उसे बार बार नाम से पुकारता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही, वो एक खूनी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उस पर हमला करती है और यूमू जान बचाने के लिए खुद का बचाव करता है। किसी तरह वो उसे धक्का देकर दूर करता है और सिर के पास पड़े एक ट्रॉफी से वार कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। कांपते हुए यूमू बाहर भागता है, लेकिन बाहर की दुनिया भी अब नर्क बन चुकी है। सड़क पर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, खून और अफरा तफरी हर जगह फैली हुई है। वो किसी तरह भागकर एक दूसरी गली में जाता है, पर वहां हालात और भी बेकाबू हैं। संक्रमित लोग पागलों की तरह हमला कर रहे हैं और लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद यूमू एक टैक्सी के पास पहुंचता है। ड्राइवर गाड़ी में सो रहा होता है और दरवाजा बंद है। वो उससे विनती करता है कि दरवाजा खोले। उसी वक्त एक लड़की अमे भी वहां पहुंचती है और साथ चलने की गुजारिश करती है। दोनों की आवाज सुनकर ड्राइवर जाग जाता है, लेकिन अब एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया है। इस ज़ॉम्बी की अजीब आदत थी, वो मरने के बाद भी इंसान के व्यवहार को दोहराता रहता था। वो अब भी अपने कस्टमर से फोन पर बातें कर रहा था, पर जैसे ही उसने यूमू और अमे को देखा, वो फौरन फोन गिराकर उन पर झपटा। यूमू जल्दी से अपनी एयरगन निकालता है, मानो किसी प्रोफेशनल की तरह टारगेट करने जा रहा हो, लेकिन यह सब बस उसकी कल्पना निकलती है। वो जब तक कुछ सोच पाता, एक सरकारी अधिकारी पहले ही गाड़ी में घुस चुका होता है। यूमू और अमे भी पीछे पीछे कूदकर अंदर घुसते हैं और टैक्सी तेजी से शहर से बाहर निकल जाती है। उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन तभी न्यूज में आता है कि पूरा जापान एक रहस्यमयी वायरस से संक्रमित हो चुका है। सभी नागरिक कृपया अपनी सुरक्षा करें। इतने में यूमू देखता है कि उसके बगल में बैठे अधिकारी के हाथ पर काटने का निशान है, और फिर सब कुछ और भी डरावना हो जाता है। टैक्सी के अंदर अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। एक छोटी सी टैक्सी में दो संक्रमित इंसान। वो सरकारी अफसर जिसे पहले काटा गया था, अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। वो पहले ड्राइवर पर झपटता है और उसे बेरहमी से काट खाता है। फिर उसकी नजर सीधे यूमू पर जाती है। ड्राइवर घबराकर गाड़ी तेज कर देता है। गाड़ी अब सड़क पर बेकाबू रफ्तार से भाग रही है। हर मोड़ पर टकराने का डर, हर साइड पर मौत मंडरा रही है। इसी बीच हमें आगे बढ़कर यूमू की मदद करती है। दोनों मिलकर किसी तरह उस अफसर को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि अब ड्राइवर खुद भी अजीब आवाजें निकालने लगा था। उसकी आवाज भारी हो रही थी, आंखें लाल, सांसें तेज। स्पष्ट था वो भी संक्रमित हो चुका है। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी अब जोरों से भागने लगी, मानो मौत की तरफ दौड़ रही हो। यूमू और अमे पीछे की सीट पर संभलने की कोशिश करते हैं। यूमू घबराकर चिल्लाता है, सेफ्टी बेल्ट बांध लो। दोनों जैसे तैसे बेल्ट लगाते हैं और तभी गाड़ी हवा में उछल जाती है। कितनी देर बीती उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो दोनों किसी तरह जिंदा बच निकलते हैं। चारों ओर तबाही का मंजर, सड़कों पर लाशें, धुआं और ज़ॉम्बियों की चीखें गूंज रही थीं। वे एक टूटी हुई छत के नीचे जाकर रात गुजारते हैं। सुबह होती है। अम्मे यूमू के कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही होती है। यूमू उसकी मासूमियत और खूबसूरत चेहरे को देखता है और कुछ पल के लिए उस नरक जैसे माहौल में इंसानियत का एहसास करता है। लेकिन तभी उसकी नजर अम्मे के गले पर एक जख्म पर जाती है, वो जगह जहां किसी ने उसे काटा था। यूमू हड़बड़ा जाता है, तुम्हें काटा गया है? कब हुआ ये? अम्मे घबराकर याद करने लगती है। कल जब हम भाग रहे थे, तब पड़ोसी के बच्चे ने मुझे काटा था, लेकिन 2 दिन हो गए, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो शांत स्वर में कहती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस भयानक दुनिया में अब वैसे भी जीने को कुछ नहीं बचा। यूमू उसे देखता है, फिर अपनी गन नीचे रख देता है। धीरे से कहता है, ठीक है, जब तुम सच में बदल जाओगी तब सोचेंगे। दोनों फिर साथ निकल पड़ते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर सेफ जगह खोजने के लिए।
लेकिन किस्मत फिर पलट जाती है। कई दिन बाद अम्मे का शरीर बदलने लगता है। वो कांपती है, पसीना आता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो अब इंसान नहीं रही। यूमू डर कर भागता है, सड़कें पार करता हुआ किसी तरह आगे बढ़ता है। पर तभी सामने एक आदमी दिखता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो आदमी भी ज़ॉम्बी निकलता है। वो झपट कर यूमू पर हमला करता है। तभी पीछे से एक परछाई आती है। वो अमे है, पर अब की अमे अलग है। वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी, बल्कि आधे इंसान आधे राक्षस जैसी है। अविश्वसनीय ताकत से वो उस ज़ॉम्बी को पकड़ती है और एक ही झटके में उसका सिर और हाथ फाड़ देती है। यूमू दंग रह जाता है। वो अब भी कहीं न कहीं अमे को पहचानता है और दोनों फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में यूमू उसकी देखभाल बड़े भाई की तरह करता है। उसके लिए खाना ढूंढता है, उसे छिपाता है और एक टूटी हुई हैंड कार्ट में उसे बिठाकर आगे बढ़ता है। दोनों एक सुनसान शहर में पहुंचते हैं, जहां कभी जिंदगी थी, अब बस खामोशी है। टूटे हुए बोर्ड, बंद दुकानें और सड़कों पर बिखरा सामान। वे एक कपड़ों की दुकान में रुकते हैं, नए कपड़े पहनने के लिए। लेकिन जैसे ही यूमू ऊपर देखता है, वहां का दुकानदार ज़ॉम्बी बनकर लौट आता है। वो यूमू पर झपटता है। अमे अभी सोई हुई होती है। यूमू बचने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक औरत आकर उसे बचाती है। उसका नाम ओड़ा है। वो अपने साथियों के साथ वहां सामान ढूंढने आई थी। उनका लीडर है तनाका। ओड़ा तुरंत अमे की जांच करना चाहती है कि कहीं उसे कांटा तो नहीं गया। लेकिन उसी वक्त बाहर से शोर आता है। ज़ॉम्बियों का झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। वे सब मिलकर भागते हैं। ओड़ा यूमू और अमे को भी साथ ले जाती है। ऊपर छत से उनके साथी गोलीबारी कर रहे हैं ताकि बाकी लोग बच निकलें। आखिरकार वे एक ऊंची बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने सर्वाइवर कैंप तक पहुंचते हैं। यहाँ करीब 30 लोग रहते हैं, क्योंकि जगह ऊंचाई पर है। ज़ॉम्बी वहां तक नहीं पहुंच पाते। इस टीम का लीडर है मिकी, जो पहली नजर में ही यूमू को गौर से देखने लगता है। लेकिन उसकी निगाहें यूमू पर नहीं, बल्कि यूमू की राइफल पर होती हैं। एक अजीब सा नजारा था। नीचे एक ज़ॉम्बी, जिसकी टांगों की मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं, ऊपर छत की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके सिर पर एक कटोरा जैसा कुछ अटका हुआ था। अचानक वो ज़ॉम्बी तेजी से भागा, कुछ दूरी बनाकर ऊंचा उछला और फिर सीधा जमीन में जा गिरा। ओह भाई! असल में सिर पर जो कटोरा था, वो उसी के टकराने का नतीजा था। एक अंकल ने यूमू की हैरानी भरी नजरों को देखकर समझाया। वो ज़ॉम्बी पहले हाई जंप एथलीट था। कई दिनों से इसी तरह उछलता रहता है। असल में यहाँ हर ज़ॉम्बी अपनी जिंदगी की आदतों को बनाए रखता था। कोई अभी भी शॉपिंग करने आता, कोई ऑफिस जाने की कोशिश करता। लेकिन ये जंप वाला, इसका तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच टीम लीडर ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया। उसने कहा, पास के सुपरमार्केट में एक फूड वेयर हाउस है। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो अगले 6 महीने तक खाने की कोई चिंता नहीं। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। बातों बातों में बोला, युमू, तुम्हारी बंदूक मुझे दे दो, मैं सुरक्षित रख लूंगा। युमू ने विनम्रता से कहा, कानून के मुताबिक मैं हथियार किसी को नहीं दे सकता। इस पर उनका टीम लीडर तनाका बोला, यहां मैं ही कानून हूं। अब ये तो हद हो गई। युमू भी अड्डा रहा, मैं नहीं दूंगा। कयामत के इस दौर में एक बंदूक मतलब ताकत का प्रतीक था। तनाका ने चाल चली। उसने अपने गुंडों को भेज दिया कि अमे को बंधक बना लें। लेकिन तभी शराफत और हिम्मत दिखाती हुई ओड़ा कुल्हाड़ी लेकर अमे के सामने खड़ी हो गई। वो शुरू से ही इन लोगों पर शक कर रही थी, मगर वो अकेली थी और उनके सामने टिक नहीं पाई। कुछ ही देर में ओड़ा और अमे दोनों को पकड़ लिया गया। युमू ने गुस्से में बंदूक उठा ली और बाहर आ गया। तनाका ने हंसते हुए कहा, तू गोली नहीं चलाएगा। लेकिन अमे अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब आधी इंसान, आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तनाका के गुंडे उसे पकड़ ही नहीं पाए। अमे ने उन्हें हवा में उछाल दिया। सबके होश उड़ गए। लंबे बाल वाला गुंडा भी अमे से भिड़ा, लेकिन वो भी हार गया। लड़ाई के बीच अमे की सिर की पट्टी उतर गई और उसकी लाल विचित्र आंखें सबको डरा गईं। इस उथल पुथल में यूमू को काबू कर लिया गया और उसकी बंदूक छीन ली गई। अब लंबे बाल वाला गुंडा खुद को लीडर समझने लगा। अब मैं हूं टीम का कप्तान, तुम्हारा वो तनाका गया काम से। इस तरह तनाका को उसके ही आदमी ने मार डाला और नया लीडर बन बैठा। दूसरी ओर ओड़ा ने यमू से धीरे से कहा, तीर अमे के सिर में नहीं लगा था, वो अभी जिंदा है। युमू की आंखों में आंसू आ गए। खुशी, अफसोस, गुस्सा, सब मिलकर उमड़ पड़े। उसने कहा, कयामत से पहले मैं कुछ नहीं कर पाया, कयामत के बाद भी अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सका। जाने से पहले उसने अमे को ओड़ा के हवाले किया, क्योंकि उसे अब बाकी दल के साथ नीचे वाले फूड वेयरहाउस तक जाना था, जहां चारों तरफ ज़ॉम्बी थे। वापस जिंदा लौटेगा या नहीं, कोई नहीं जानता था। मिशन शुरू हुआ। ऊपर की छत पर औरतें ढोल बजाने लगीं ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान बटे, और मर्द धीरे धीरे पीछे की तरफ से अंधेरे रास्ते में दाखिल हुए। पहले सब ठीक चला, लेकिन तनाका, पुराना लीडर, चालाकी से रास्ता बदल गया। बाकी दल नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ा। अचानक बत्तियां जल उठीं। सब हैरान रह गए, फिर खुशी से झूम उठे। पूरा वेयरहाउस खाने से भरा था। डिब्बे, पैकेट, स्नैक्स, जैसे किस्मत खुल गई हो। सब जोश में बैग भरने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता, कोई कैमरे से उन पर नजर रख रहा था। अचानक लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी। सबके चेहरों से रंग उड़ गया। लंबे बाल वाले गुंडे ने तभी नोटिस किया, तनाका गायब है।
लेकिन अब देर हो चुकी थी। सैकड़ों झोंबी उनकी तरफ दौड़ पड़े। दल घबरा गया, भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहले से ही झोंबी की भीड़ थी। लंबे बाल वाला गुंडा बंदूक चलाना जानता नहीं था। एक भी निशाना सही नहीं लगा और उसके साथ ही एक एक करके जिंदा निगल लिए गए। युमु जल्दी से वापस फूड वेयरहाउस की तरफ भागा और चुपचाप एक टूटी हुई फिश टैंक के पीछे छिप गया। असल में यह सारा हंगामा तनाका की चाल थी। वो कमीना इतनी नीच हरकत कर गया कि उसने साउंड सिस्टम की आवाज पूरी तरह तेज कर दी। परिणाम यह हुआ कि जमीन पर मौजूद सभी झोंबी वेयरहाउस की ओर खिंचाए, लेकिन उनमें से एक झोंबी कुछ ज्यादा ही खास था। वो किसी भी आवाज से प्रभावित नहीं हो रहा था। सिर फट चुका था, खून बह रहा था, फिर भी वो सीधा 3 मंजिल ऊंची इमारत की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो कूदकर ऊपर तक पहुंच भी गया। उधर ऊपर छत पर औरतें अब भी बातें कर रही थीं कि आज रात क्या पकाएंगी, और अचानक मुड़कर देखा तो उनका सामना उस डरावने झोंबी से हो गया। कुछ ही मिनटों में उस स्पेशल झोंबी ने पूरे छत पर कब्जा कर लिया। केवल ओड़ा और अमे ही बची, जो किसी कोने में छिपी थीं। ओड़ा ने टीम लीडर की रेडियो डिवाइस उठाई और मुख्य टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब केवल युमु की तरफ से आया। युमु ने जब ओड़ा की आवाज सुनी तो वो तुरंत चिंतित हो गया। वो डरा हुआ था, फिर भी जोर से चिल्लाकर हिम्मत जुटाई और टीम से अलग होकर उनकी मदद के लिए निकल पड़ा। अपने हथियार और बंदूक के सहारे उसने एक झोंबी को गिराया और ओड़ा से संपर्क किया। दोनों ने तय किया कि वे पार्किंग लॉट में मिलेंगे। इधर ओड़ा की हालत बिगड़ रही थी। छत की औरतें एक एक कर काटी जा रही थीं। वो अमे को पीठ पर उठाकर पीछे के रास्ते से भाग निकली। बस अगर वो युमु से मिल जाए तो शायद बचने का रास्ता निकल आए। लेकिन जैसे ही वे पार्किंग लॉट में पहुंची, उनका सामना सांतो नाम के आदमी से हुआ। ओड़ा को वो पसंद नहीं था, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं। ओड़ा ने जवाब दिया, हमें युमु का इंतजार करना होगा। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि ओड़ा ने देखा सांतो के हाथ से खून बह रहा था। वो काटा जा चुका था। थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर कांपने लगा, चेहरा सूज गया, आंखें लाल हो गईं, वो बदलने लगा था। ओड़ा ने देर नहीं की, अमे को उठाया और भाग निकली। सांतो उनके पीछे चीखता हुआ भागने लगा। इसी बीच युमु भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसने जल्दी जल्दी गोलियां भरी और ओड़ा की तलाश में निकल पड़ा। उधर जैसे ही ओड़ा पकड़ी जाने वाली थी, युमु वहां पहुंच गया और यहीं से उसकी हीरो वाली कहानी शुरू होती है। तभी लंबे बाल वाला गुंडा भी कहीं से निकल आया। वो वही था जिसने पहले अमे को पकड़वाया था। युमु की सटीक गोलीबारी देखकर वो तुरंत बोला, बॉस मुझे भी साथ ले लो। इस तरह वो भी युमु की टीम में शामिल हो गया। तीनों आगे बढ़े और रास्ते में वो दाढ़ी वाला अंकल भी मिल गया। युमु उसे जिंदा देखकर खुश हुआ, मगर तभी उसके पीछे झोंबी की एक पूरी फौज आ धमकी। अब चारों ओर मौत थी। पीछे झोंबी, आगे झोंबी। युमु ने सबको किनारे किया और कहा, मेरे पास 96 गोलियां हैं, आज कोई पीछे नहीं हटेगा। अम्मे ने उसकी ओर देखा, एक हल्की मुस्कान दी और युमु को जैसे नई ताकत मिल गई। उसने बंदूक संभाली। हर एक गोली सीधे निशाने पर जा लगी। एक गोली, एक सिर, सटीक, साफ, घातक। वो सच में गवर्नमेंट सर्टिफाइड शूटर था। ओड़ा और बाकी सब उसकी हिम्मत देखकर लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन तभी एक 800 किलो वजनी झोंबी युमु पर झपट पड़ा। वो कुछ पल के लिए जकड़ गया। झोंबी ने उसे पूरी तरह दबोच लिया। तीनों साथियों ने मिलकर उस झोंबी को रोका ताकि युमु किसी तरह निकल सके। वो जमीन पर घिसटता हुआ बाहर आया, लेकिन पीछे का नजारा डरावना था। लंबे बाल वाला गुंडा अब जिंदा नहीं था। दाढ़ी वाला अंकल भी एक औरत झोंबी के हाथों मारा गया और ओड़ा भी थककर जमीन पर गिर पड़ी थी। युमु समझ गया, अब वही आखिरी उम्मीद है। उसने अपनी बंदूक फिर संभाली, गहरी सांस ली और बाएं दाएं दोनों हाथों से गोलियों की बरसात कर दी। भले ही युमु थकान से चूर हो चुका था, फिर भी उसने आखिरी ताकत लगाकर बंदूक थामी रखी, क्योंकि उसके पीछे वो लोग थे जिनकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। आखिरकार उसने सारे झोंबी खत्म कर दिए। थककर जमीन पर गिर पड़ा। तीनों साथी एक जगह इकट्ठे हुए। सोचा कि अब यहां से निकल जाएंगे, लेकिन तभी ऊपर से कोई चीज जोर से नीचे गिरी। तीनों ने मुड़कर देखा। चेहरे का रंग उड़ गया। वो वही था, इस फिल्म का सबसे ताकतवर झोंबी। युमु ने तुरंत गोली भरी, निशाना साधा, लेकिन वो झोंबी बहुत तेज था। गोली को चकमा दे गया। अब झोंबी पागलों की तरह उन पर झपटने लगा। युमु ने जल्दी से और गोली डालने की कोशिश की, पर अरे बाप रे, गोलियां खत्म। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरों पर बस थकान और हल्की मुस्कान थी। ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन तभी वो झोंबी, जिसका आधा सिर उड़ चुका था, फिर से डगमगाते हुए खड़ा हो गया। आधा दिमाग गया, फिर भी चालाकी कम नहीं। उसने देखा कि युमु से जीत नहीं पाएगा, तो अपनी नजरें ओड़ा और अमे की तरफ घुमा दी। हे भगवान, अब तो गया काम से। झोंबी उन दोनों पर झपटा, लेकिन उसी वक्त युमु ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई और दोनों औरतों की रक्षा की। झोंबी आखिरकार मारा गया। मूवी के अंत में तीनों एक कार में बैठकर उस तबाह हो चुके कस्बे से निकलते हैं। उनका आगे क्या हुआ, क्या वे किसी और जगह जिंदा बचे, ये कोई नहीं जानता। फिल्मी यात्रा ऐसे ही बेस्ट और नए मूवीज एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आता रहेगा।
अगर आपको फिल्मी यात्रा का कहानी सुनाने का स्टाइल पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।